हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अ हिडन लाइफ इस फिल्म के बारे में बात करेंगे। ये एक ऑस्ट्रियन फिल्म है और 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 7.4 है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्माई गई है ये मूवी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो बढ़ते हैं सीधे फिल्म की कहानी की तरफ। जर्मनी बहुत सारी कंट्रीज से घिरा हुआ कंट्री है और जर्मनी के ही एक पड़ोसी देश जिसका नाम ऑस्ट्रिया है, वहाँ के पहाड़ों में, वादियों में एक बहुत ही छोटा सा गांव है। इस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत कपल रहता है। वाइफ का नाम फानी है और हस्बैंड का नाम फ्रांज है। इनके 3 बच्चे हैं और तीनों लड़कियां हैं और फानी की बहन भी इनके साथ रहती है और फ्रांज की माँ भी है। तो इनका खूबसूरत सा परिवार है। हंसी खुशी ये सब लोग रहते हैं। इनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है। सब कुछ बहुत ही खुशहाल है। बढ़िया से खेती बाड़ी करते हैं ये लोग और अपना घर चलाते हैं। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि कोई भी या किसी भी तरह की मुसीबत यहाँ इनको इन पहाड़ों में आकर इन्हें छू भी सकती है। फिर साल आता है 1939 का और शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2। देखते ही देखते सारे पड़ोसी देशों पर जर्मनी अपना कब्जा बना लेता है और इसी तरह से ऑस्ट्रिया पर भी कब्जा बना लेता है। पर ये लोग वादियों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तो यहाँ जर्मन्स कम ही दिखाई देते हैं। पर उन्होंने इनके देश पर कब्जा कर लिया है और जहाँ जहाँ पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया है, वहाँ के मतलब उन देशों के जवानों को जर्मन्स की तरफ से नए देश के खिलाफ जर्मन सैनिक बनकर लड़ना कंपलसरी है। मतलब अब इनके देश पर जर्मन्स राज कर रहे हैं, तो अब यहाँ के लोग जर्मन्स को दूसरे और देशों पर कब्जा करने में या राज करने में मदद करेंगे। तो सारे ऑस्ट्रिया के लोगों की एज ए जर्मन सैनिक ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रांस भी शामिल है। और यहाँ पर हर सैनिक को शपथ दिलाई जाती है हिटलर के प्रति लॉयल रहने के लिए। फिर एक दिन इन सभी ऑस्ट्रियन सोल्जर्स को एक्चुअल वॉर फील्ड का वीडियो दिखाया जाता है। उसमें दूसरे देशों के लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह रौंदा जा रहा था। उनके घर, उनके शहर तहस नहस किए जा रहे थे और ये सब देखकर किसी को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। लेकिन फ्रांस को ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा था। जब वो वॉर में जाने से पहले घर आता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए, तब वो डिसाइड करता है कि वो वॉर में लड़ने के लिए नहीं जाएगा। और उसका डिसीजन बहुत ही अनोखा था, क्योंकि जर्मन्स के खिलाफ जाने की इस दौर में कोई भी नहीं सोच पा रहा था और इसने डायरेक्टली वॉर में जाने से मना किया था और इसकी वजह से उसे जर्मन्स खत्म भी कर सकते थे। यही नहीं, उसके परिवार को भी मार दिया जा सकता है। और इतना ही नहीं, गांव में कोई और ऐसा ना करे, इसलिए गांव वालों को भी तकलीफ दी जा सकती है। ये सब मालूम रहने के बावजूद भी वो ऐसा कदम उठाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग दूसरे देश के साथ गलत कर रहे हैं, मासूमों को बेवजह मार रहे हैं और किसी को बेवजह मारने में या मासूमों को तड़पाने में वो अपना योगदान नहीं देना चाहता था। साथ ही फ्रांस ने राज्य से मिलने वाले परिवार भत्ता और अन्य सुविधाओं के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि परिवार भत्ता और बाकी सुविधाएं वॉर में लड़ने वाले सैनिकों के लिए होती है। इनके पूरे गांव में और इनमें से किसी के भी जानने वालों में किसी ने भी हिटलर की तरफ से वॉर में लड़ने से मना नहीं किया था। इसीलिए फ्रांस को और उसके पत्नी को भी गांव वाले और उनके जानने वाले सभी लोग बहुत क्रिटिसाइज करने लगते हैं। जर्मन से भी पहले इनके गांव वाले इनको परेशान करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से न सिर्फ तुम्हारा परिवार बल्कि गांव भी परेशानी में आ सकता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फ्रांस और फानी को गांव वालों की तरफ से बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती है। ऐसे में फ्रांस शहर के बड़े चर्च में जाता है और वहाँ के फादर से बात करता है और पूछता है कि उसे इस हालात में क्या करना चाहिए। फादर भी कहते हैं कि तुम्हें देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसका मतलब यही था कि फ्रांस को वॉर में जाना चाहिए, यही कह रहे हैं फादर। लेकिन फ्रांस का मन नहीं मान रहा था कि वो कोई ऐसा गलत काम करे। ऑस्ट्रिया में अब यहाँ इस देश में रहने वाले मूल निवासी भी हाथ ऊपर करके हेल हिटलर कहने लगे थे, मतलब हिटलर की जय। ऐसा करने का रिवाज जर्मनी में था और जर्मन्स इसे हर जगह पर फॉलो करते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा करते देखकर फ्रांस का खून खौल रहा था। किसी पापी का नाम जुबान पर देवता की तरह लिया जा रहा था और लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। फ्रांस और उसकी वाइफ बहुत चिंतित है कि अब आगे क्या होने वाला है। जर्मन्स आएंगे और फ्रांस को गोली मार देंगे या फिर क्या होगा, किसी को कोई अंदाजा नहीं आ रहा था।
ऊपर से गांव वाले उन्हें बहुत परेशान किए जा रहे थे, जैसे फ्रांस कोई देशद्रोही हो। फ्रांस की माँ भी फ्रांस के लिए बहुत चिंतित है और अब धीरे धीरे गांव वाले फ्रांस के साथ लड़ाई पे उतारू हो गए थे। फ्रांस के बच्चों को भी बाकी के बच्चे परेशान करने लगे थे और फिर एक दिन जर्मन्स की तरफ से फ्रांस को बुलाने के लिए एक ऑफिशियल लेटर आता है और फानी और फ्रांस बहुत डर जाते हैं कि अब क्या करे। फानी फ्रांस को अलग अलग तरह के सुझाव देने लगती है कि तुम जंगल में जाकर छुप जाओ, जर्मन्स और गांव वालों के सामने कभी मत आओ, या फिर वॉर में जाकर मेडिक बनकर तुम घायलों की सेवा कर सकते हो, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन फ्रांस ना तो छुपना चाहता है और ना ही वॉर में किसी भी तरह का योगदान देना चाहता है, यहाँ तक कि वो वॉर में घायलों की सेवा भी नहीं करना चाहता। ऐसे में वो भी और फानी भी बहुत परेशान और डरे हुए हैं। फिर फानी बड़ी मुश्किल से फ्रांस को समझाती है कि उसे जाना चाहिए और दूसरों को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए, और कुछ दिनों के बाद फानी की बात मानकर फ्रांस चला जाता है। फाइनली 2 मार्च 1943 को फ्रांस जर्मन बेस में आ जाता है, पर वो वहाँ पर वॉर फ्रंट पे जाने से मना करता है, इसीलिए जर्मन्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इधर फानी को नहीं मालूम कि फ्रांस को अरेस्ट कर लिया गया है और फ्रांस वॉर में नहीं गया है। वो सोच रही है कि बाकियों की तरह फ्रांस भी वॉर में गया है और बहुत ही जल्दी वॉर खत्म हो जाएगा और फ्रांस वापस लौट आएगा। फिर कुछ दिनों तक फ्रांस को वहीं पर जेल में रखा जाता है। उसके बाद उसे बर्लिन शिफ्ट किया जाता है और वहाँ के जेल में रखा जाता है। फिर बहुत दिन हो जाने की वजह से फानी फ्रांस से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो फ्रांस के बारे में जानने के लिए जर्मन्स के ऑफिस में जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फानी को बिना कोई जानकारी के वापस लौटना पड़ता है। इधर फ्रांस एक दूसरे कैदी को अपना खाना शेयर करता है और इस वजह से उसे बहुत पीटा जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद फानी फिर से शहर अपने पापा के साथ जाती है फ्रांस के बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन फिर से उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। इधर फ्रांस को जर्मन्स अलग अलग तरह से तड़पा रहे हैं, उस पे अत्याचार कर रहे हैं। फिर फ्रांस को जेल में एक दिन उनके गांव का एक आदमी मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जर्मन कोर्ट में फ्रांस के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, जहां पर फ्रांस को एक मौका दिया जाता है कि वो अपना फैसला बदल सके और साथ ही उसे अपनी बात रखने का भी मौका दिया जाता है। पर फ्रांस कहता है कि मैं वॉर में नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा, और फ्रांस को कोर्ट की तरफ से मौत की सजा सुनाई जाती है। और इस फैसले पर फ्रांस कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जैसे उसे पहले से मालूम था कि ये सब कुछ तो होने ही वाला है, आज नहीं तो कल उसे मारा ही जाएगा। फिर फ्रांस को अपने घर पर खत लिखने की इजाजत दी जाती है और खत में फ्रांस सारी बात डिटेल से बताता है और ये भी बताता है कि उसे मौत की सजा सुनाई गई है। ये पढ़कर फानी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और अब वो बर्लिन जाना चाहती है फ्रांस से मिलने के लिए। फानी के साथ बर्लिन जाने के लिए उनके गांव के चर्च के फादर भी तैयार हो जाते हैं, वो भी उसके साथ जाना चाहते हैं और फाइनली फानी बर्लिन पहुंच जाती है फ्रांस से मिलने के लिए और वहां पर फ्रांस को भी फानी से मिलवाया जाता है। तब फ्रांस की हालत बहुत बुरी थी, उसे यहाँ लाने से पहले काफी मारा पीटा गया था और यहाँ पर फानी और फ्रांस को एक दूसरे के गले भी नहीं मिलने दिया जाता, उन्हें बैठकर बात करने का मौका दिया जाता है। फिर फ्रांस को फानी और फादर मिलकर समझाते हैं, विनती भी करते हैं कि प्लीज ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है और वॉर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, अपना स्टैंड बदलो, तुम जो कर रहे हो उसमें किसी का भी कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन फ्रांस टस से मस नहीं होता, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। आखिरकार फानी ही हार मान लेती है और कहती है कि तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा मैं तुमसे प्यार करूंगी, तुम्हें जो सही लगता है वो तुम करो। ये सुनकर फ्रांस की आंखें भर आती है और फिर फ्रांस को जर्मन्स वहाँ से लेकर चले जाते हैं। बहुत ही दुखी मन से फानी और फादर वापस लौट आते हैं। वापस लौटकर फानी बिल्कुल टूट सी गई थी, उसे जिंदगी ने बहुत बड़ा दुख दे दिया था, या यूं कहे कि फ्रांस ने उसे बहुत बड़ा दुख दे दिया था। इतना ही नहीं, फ्रांस ने अपनी बेटियों से उनका पिता भी छीन लिया था। फानी तो जैसे पागल सी हो गई है और फ्रांस की माँ भी दुख के अंधेरे में डूब गई है। और फाइनली मौत से पहले फ्रांस अपनी पत्नी को एक आखिरी लेटर भेजता है, जिसमें पहली लाइन थी कि जब आपको ये खत मिलेगा तब मैं मर चुका रहूंगा। ये शब्द पढ़कर फानी और फ्रांस की माँ जैसे बिखर जाते हैं। इधर फ्रांस को खत लिखने के बाद अगस्त 9, 1943 को कुछ और कैदियों के साथ एग्जीक्यूशन साइट पर लेकर जाते हैं।
जहां फ्रांस को बाकियों के साथ गाड़ी से उतारा जाता है और सबको एक एक करके बारी बारी से अंदर ले जाकर मारा जाता है। इनको कैसे मारा जा रहा है, गोली मारी जा रही है या फिर फांसी दी जा रही है, ये नहीं दिखाया जाता। लेकिन जब फ्रांस की बारी आती है तो फ्रांस को अपनी जिंदगी के सारे हसीन पल अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगते हैं। उसे अपना परिवार अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है और आखिरकार वो फ्रांस को भी अंदर ले जाते हैं और फ्रांस के जीवन का अंत हो जाता है। अब उसके परिवार और जानने वालों को सोचने वाली ये बात है कि फ्रांस का बलिदान सच में व्यर्थ था या फ्रांस बहादुर था। फ्रांस के इस बलिदान से क्या बदला और किसके मन में फ्रांस के प्रति रिस्पेक्ट जागी। फ्रांस की पत्नी फानी आज भी सोचती है कि फ्रांस ने जो किया है वो सही था और उसमें फानी ने उसका साथ हमेशा दिया था और आज भी वो फ्रांस से बेहद मोहब्बत करती है। तो यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म में बहुत ही कम डायलॉग है लेकिन बहुत ही खूबसूरती से इस फिल्म को फिल्माया गया है। कैरेक्टर के सारे इमोशंस हम तक पहुंच जाते हैं। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। वीडियो को लाइक करना भी प्लीज मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो ये वीडियो और लोगों को भी रिकमेंड की जाएगी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।